दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेकर। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे हमारे दोस्त बोलते हैं कि 3 महीने हो गए आर्डर रिजर्व हुए और आप लोग उस पर कुछ और आगे काम करिए। तो देखिए, आर्डर रिजर्व हुए 3 महीने हो गए और इस पे अब हम माननीय जज साहब को केवल उनको हम बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं कि सर आपकी कोर्ट में हमारा एक आर्डर रिजर्व हुआ था और जो अभी तक पेंडिंग है और इसमें हम लोगों के ग्रीवांसेस प्रभावित हो रहे हैं, तो कृपया वो आर्डर आप डिलीवर कर दें। बस केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 3 महीने के बाद हम उनको उनके ऊपर केस नहीं कर सकते कि आपने आर्डर क्यों नहीं दिया हमारा। दूसरी चीज़, वो माननीय जज हैं, अगर हम ये काम करने जाते हैं तो एक चीज़ हमें सोचने वाली बात होगी कि कहीं वो हम लोगों के खिलाफ में कुछ आर्डर में कुछ एक आध लाइन ना लिख दें कि जिससे हमारा नुकसान हो। ऐसी बात नहीं है, अभी ये बात हमारे मन की बात है। अब ये वकीलों से पूछने पे पता चलेगा कि सर इसमें किया क्या जा सकता है, तो ये तो बाद की बात है। आर्डर आएगा और आर्डर में क्या हो सकता है, ये इस बात पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम इस भर्ती में अपने लिए और सभी लोगों के लिए एक उचित रास्ते से हम नौकरी लेने का प्रयास कर सकें। ठीक है, नौकरी हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं अपने हाथ से सबको नियुक्ति पत्र दे देता। लेकिन हमें किस तरीके से नौकरी लेने का प्रयास करना है, उस रास्ते पे हमें आगे चलना होगा। बहुत से लोग हम लोगों को मूर्ख भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो जनरल वाले लड़के जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, और ये काहे सबके लिए इतना परेशान है। जैसे कुछ नेतागण हैं जी, चूँकि भाई अब हमको ना स्कॉर्पियो लेना है, ना हमको क्रेटा लेना है, ना हमको एजेंसी खोलनी है, तो हम लोग इस तरीके से काम नहीं, हमको सिर्फ नौकरी लेनी है। ना हमको प्रॉपर्टी बनानी है, ना हमको स्कूल खोलना है, हमें सिर्फ नौकरी लेनी है। तो हम हर उस रास्ते पे काम करेंगे जिस रास्ते से जल्दी सबको नौकरी मिल जाए, और उस पर हमने मुहिम चालू कर दी है। आज हमारी एक बहन राखी भारद्वाज, इससे पहले यज्ञेश पांडे जी, उससे पहले शिखा दीदी और देवेंद्र यादव जी, ये सारे लोग ज्ञापन का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। तो हमारे पास एक अच्छा समय है कि सरकार दबाव में है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सरकार किसी दबाव में नहीं है, तो सरकार दबाव में है और हमें उस दबाव को थोड़ा सा और अधिक ऊपर लेवल तक ले जाना होगा। लेकिन हमें इस तरीके से सरकार से पोलाइटली बात करना होगा। हमें सरकार के ऊपर क्रिटिकल प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम पोलाइटली सरकार से बात करके और अपनी मांगों पर विचार करने के लिए विवश कर सकते हैं। चूँकि अब वो समय नहीं रहा, मुझे नहीं लगता है कि 21 जून से पहले, जो 2021 से पहले जो हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा थी, या जो लोगों के अंदर जज्बा था कि धरना हो गया था, और धरना हमारा 8 महीने लंबे समय तक चला। और उस धरने में मतलब लखनऊ का एक पहला और आखिरी ऐसा धरना था जिसमें बहुत सारे काम हुए। मतलब रोज़ाना घेराव करना और पूरी तरीके से एक्टिव धरना था हमारा। काश अगर वैसा एक बार फिर से हो पाता, तो सरकार आपकी बातों को यहाँ से लेके सीधा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस यूपी है, क्योंकि आगे यूपी का इलेक्शन आने वाला है और यूपी में 80 सीटें हैं, तो हर किसी की भी सरकार यूपी से ही होकर बनती है। तो यूपी में अभी चूंकि समीक्षा चल रही है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समीक्षा बैठक करती है और जीते गए जगहों पे भी समीक्षा करती है कि हम जीते तो इतने कम मार्जिन से क्यों जीते, और क्या आगे ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम हार सकते हैं। और जहाँ पे हारती है वहाँ की समीक्षा तो करती ही है। तो हमें उस समीक्षा में अपनी भी बातों को अपने जनप्रतिनिधियों को बतानी होगी, और हम अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, हम कोर्ट में तो लड़ ही रहे हैं, कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आइए, एक जो ज्ञापन बनाया गया है, सर्वसम्मत से बनाया गया है, सभी टीमों के समझौते से जो ज्ञापन बनाया गया है, उसी ज्ञापन को लेके हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस ज्ञापन को हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को दें
और हो सकता है कभी कभी देखिए बड़ा सा गुच्छा होता है और आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। तो हो सकता है कि हमारे इसी में कोई चाबी ऐसी छुपी हो, कोई नेता ऐसा मिल जाए जो योगी जी तक आपकी बातों को बढ़िया से ब्रीफ कर दे, या सेंट्रल स्तर पे आपकी बातों को बढ़िया से ब्रीफ कर दे और आपका नसीब खुल जाए। नहीं तो देखिए भाइयों, नौकरी फिलहाल अब आने वाले समय में मिलनी बहुत ही कठिन है। हम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। हमें में से कुछ लोग बहुत सारे कामों को लोग पकड़ लिए हैं, बहुत से लोग ओवर एज हो रहे हैं। और एक चीज़ और है, मेरी बात अभी एक अधिकारी से हुई और उसमें हमें पता चला कि नई भर्ती वाली जो बात आती है एकदम से फेक और फर्जी भ्रामक अफवाह है। ये केवल कोचिंग सेंटर वाले, जो कि कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गई इलाहाबाद में, तो उसको फिर से हरा भरा करने के लिए ये बातें पेपर में छपवाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि जब से एक सरकार ने एक PEN नंबर लागू कर दिया है, परमानेंट एजुकेशनल नंबर, मतलब हर बच्चे का जैसे आधार कार्ड रहेगा वैसे PEN नंबर रहेगा। तो उस PEN नंबर की वजह से बहुत से लड़के 3-3 4-4 स्कूलों में नाम लिखवाते थे। बहुत से लड़कों का नाम फर्जी तरीके से लिखा जाता था। तो एक एक जिले में कम से कम, जिस जिले में गोंडा में लगभग 67,000 और बहुत से जनपद में 1,24,000 बच्चे गायब हैं, किसी जनपद में 80,000 बच्चे गायब हैं, किसी जनपद में 1,30,000 बच्चे गायब हैं। मतलब बच्चे गायब नहीं हैं, बच्चों का नाम ज़्यादा लिखा हुआ था। बहुत से स्कूल ऐसे थे या मदरसे ऐसे थे कि जो केवल पेपर में चल रहे थे, जहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे उनका कोई वहाँ पे सिस्टम नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई और चीज़ें नहीं थी, कोई वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हवा में चल रहे थे, लड़के उसमें पढ़ रहे थे, कागज़ में नाम लिखा हुआ था। तो उन सारे लोगों का जब PEN नंबर अलर्ट होने लगा, हर बच्चे के नाम से एक आधार कार्ड पे एक PEN नंबर अलर्ट होगा, एक परमानेंट एजुकेशनल नंबर अलर्ट होगा, एक बच्चा एक ही जगह पढ़ पाएगा, दूसरी जगह नहीं पढ़ पाएगा। इन सब चीज़ों से छात्रों की संख्या काफ़ी हद तक घटेगी। तो छात्रों की संख्या काफ़ी हद तक जब घटेगी, तो आप पहले ही मंत्री जी हमारे बोलते थे कि हमारा अनुपात समानुपात सही है, और 12,460 आने के बाद में हमारा अनुपात 1:24-23-21 हो गया है। तो अब जब PEN नंबर लागू होने से जो लड़के एक एक जिले में 70,000 80,000 लड़कों के नाम कट रहे हैं, तो ये तो अनुपात समानुपात 1:15-12 हो जाएगा। तो फिर भर्ती कहाँ से आएगी? लेकिन हाँ, जो पूर्व की भर्ती है जिसमें हम लोग लड़ रहे हैं, उस भर्ती में लड़ के किसी तरीके से कोशिश करके अपने लिए आप रास्ता बना सकते हैं। और एकमात्र देखिए, आंसर 500 भी भर्ती का 30-33 का केस खत्म है, क्योंकि कोई भी कोर्ट मेरिट पे फैसला देती है और 40-45 पे कोर्ट का फैसला है, तो 30-33 पे कोई सवाल नहीं है कि फैसला आए। जो उसकी सीटें बचेंगी वो अगली इसमें 1,37,000 को पूरा करे सरकार, या जो इसमें हमारी मांगे हैं कि किसी तरीके से इसके मसले को सॉल्व करे। सरकार द्वारा अभी तक हमें पता चला है कि समयबद्ध तरीके से अदालत में जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सुनवाइयां हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश मिला है। उसमें जो एक जनपद स्तरीय स्थानांतरण का मुद्दा था उसको भी सॉल्व कर लिया गया है, और अंतर जनपदीय या म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो भी चीज़ें हो रही हैं और उसकी लिस्ट भी आ गई है। और जो सिंगल मुद्दे रहते हैं वो छोटा मोटा मुद्दे हैं, उसको सरकार पे उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा मुद्दा जो है कि हम लोगों का ओवरलैपिंग जो रिजर्वेशन या दोहरा आरक्षण ओवरलैपिंग का मैटर चल रहा है, और एक EWS का मैटर चल रहा है। EWS के मैटर को लेके हमारे अभी 2 साथियों ने जल्दी ही CM साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, और वहाँ पे उनके OSD से मुलाकात उनकी हुई, और उनके OSD ने, मतलब इनको उनसे बताने से पहले उनके OSD और जो सचिव साहब थे उन्होंने बताया कि आपका ये मुद्दा है। वो EWS के सिलसिले में मिले थे, मैं आप सब बता रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने बताया कि आपका ये मुद्दा है और ये मुद्दा बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। यही बात हमसे माननीय विजय किरण आनंद जी ने भी कहा था। मैं था, हिमांशु थे, नितेश थे, और हम लोग गए थे उनके यहाँ सिंगल बेंच का मुकदमा खत्म होने के बाद जिस दिन ऑर्डर आया था, हम लोग SCRT मुलाकात किए थे, और यही बात उन्होंने कहा था कि आपका सुझाव क्या है, आप अपने सुझाव हमें दीजिए। बहरहाल उसी समय उनका ट्रांसफ़र हो गया
और जो नए महानिदेशक आए, मतलब हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, वो माननीय विजय किरण आनंद जितना उस विभाग के बारे में उनको ब्रीफ नहीं है, तो नहीं तो हम लोग का काम बन गया होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें देखिए, अगर हम सभी लोग अपने अपने लिए बहें तो फिर जो मुकदमा आएगा, ऑर्डर आएगा, उसके अनुसार होगा, उसी के अनुसार सरकार काम करेगी। फिर किसी न किसी एक पक्ष का उसमें नुकसान होगा। और हम कोई ये दावे से नहीं कह सकता कि मेरी तो नौकरी लग गई। हम भी तो चाहे तो रोज़ जाएं यूट्यूब पे बोलें कि यार मेरी नौकरी लग रही है, मेरी नौकरी लग रही है। हमारे लोग बड़े खुश होंगे कि हाँ यार, फिर जो मैं कहूँगा वो करेंगे। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। हम लोग मीडियम क्लास मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं और हमारा प्रमुख लक्ष्य है कि किस तरीके से नौकरी मिले। इसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारे साथ कई ऐसी माएँ हैं जो हम लोगों का वीडियो देखती हैं, जो हम लोगों का ऑडियो सुनती हैं, और कई ऐसे पिता भी हैं कि जो हम लोगों का ऑडियो वीडियो सुनते हैं। एक असार सऊद भाई हैं आजमगढ़ के, वो बोलते हैं कि हमारे अब्बा आपके बड़े फ़ैन हैं। एक हमारे मित्र हैं अमित त्रिपाठी जी, वो भी बोलते हैं कि हमारे यार माँ आपका वीडियो बहुत देखती हैं। तो ऐसे लोगों की बात जब सुनते हैं तो दिल में बहुत तसल्ली होती है कि चलो यार, हम लोग इतना कष्ट सह रहे हैं, लेकिन कहीं कोई तो है कि यार जो हम लोगों को देखना चाहता है, जो हम लोगों के बारे में, बहुत से सारे ऐसे अंकल जी लोग हैं कि जो हम लोग के पास में पर्सनल फ़ोन करके हम लोग को ब्रीफ करते हैं। वो पहले नौकरी कर चुके हैं कि इस तरीके से इसमें केस में करो तो आपको लाभ मिलेगा। तो हम ये नहीं है कि पर्टिकुलर अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए जीना क्या जीना, अगर आप ऐसा काम करते हैं कि और लोगों का इससे भला हो, तो हमें उस काम के लिए आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, इस कड़ी में वीडियो लंबा हो रहा, मैं फिर आऊँगा किसी दिन आपके बीच में। इस कड़ी में मैं आपसे बता दूं कि जैसे ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है, और ज्ञापन के कार्यक्रम में आयस वही हमारी 22,000 जो लीगल टीम है वो इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रही है। और हमने हमने ज्ञापन जो बनवा रखा, आप मेरे नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सके या व्हाट्सएप करके आप ज्ञापन ले लीजिए। मेरा नंबर है 888-75-23-648, 8887523648, ये मेरा नंबर है। और 9839981142, ये दोनों नंबर मेरे हैं। 9839981142, इस नंबर पे आप कॉल कर करके, या कॉल ना उठे तो आप मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपके पास ज्ञापन का पीडीएफ भेज दूंगा। आप अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास में उस ज्ञापन का प्रारूप दे दीजिएगा कि जो हमारे मुद्दे फंसे हुए हैं उन मुद्दों को इस तरीके से निपटाया जा सकता है। हो सकता है कि उनके पास में इस तरीके की बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं जनप्रतिनिधि, तो उनसे आप थोड़ा बहुत बता दीजिएगा कि सरकार ने इस तरीके से, हम लोग पहले 60-65 की लड़ाई में शिक्षा मित्रों के खिलाफ हम लोग मिलके लड़ रहे थे। बाद में भर्ती होने के बाद में हम जनरल ओबीसी एससी आपस में लड़ गए और इस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा। हम सभी योग्य भर्ती हैं, जबकि इसमें सीटें भी बची हुई हैं। तो सरकार चाहे तो इस तरीके से काम कर सकती है। तो इस तरीके से अगर आप उनको समझाएंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे और आई होप कि आप लोग ये काम करेंगे। फिर आगे चल के हम एक बीच बीच में हम ट्विटर कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। हम उसमें सबको बताएंगे, लेकिन आप लोगों को, सभी लोगों को साथ देना होगा। और सभी लोग बताएंगे कमेंट में लिख के कि हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। वो किसी के साथ में आची बने हो, 19,000 में हो, 6800 में, कहीं भी हो। और नहीं तो फिर वही बात कि ये अगर आप अपनी डफली, अपना राग वाली बात करेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं और आपका मुकद्दर कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। आप अपने खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जो भी होगा मैं नेक्स्ट बार वीडियो बना के आप लोगों को सूचित करूँगा। जय श्री राम।